Good morning, dear student. Myself Monisha Meena, हरिदेव जोशी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले डिफरेंट एनर्जी फ्लो मॉडल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला मॉडल जो है वो ऑडम ने दिया था 1963 में, जिसका नाम है पाइप एंड बॉक्स मॉडल। ऑडम ने एक प्रारूपिक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाने के लिए पाइप एंड बॉक्स मॉडल का उपयोग किया। यहाँ पे जो ये बॉक्स हैं और ये जो लाइंस एरो से शो कर रखी हैं ये पाइप्स हैं। इसमें जो बॉक्स हैं वो ट्रॉफिक लेवल पोषक स्तर को दर्शाते हैं, एवं ये जो नलियाँ हैं, पाइप्स हैं, प्रत्येक पोषक स्तर में ऊर्जा प्रवाह के प्रवेश व निकास को निरूपित करती है। देखिए, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रखे हैं, यहाँ है सूर्य ऊर्जा, सोलर रेडिएशन का जो फोटो एक्टिव रेडिएशन होता है PAR, वो प्लांट जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, जो कि सोलर रेडिएशन का 1.5% ही होता है। प्रोड्यूसर उस फोटोसिंथेसिस के द्वारा उस सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं फूड एनर्जी में। अब प्रोड्यूसर जो है उसकी जो कुछ एनर्जी होती है वो रेस्पिरेशन में लॉस्ट हो जाती है। यहाँ पे ये जो एरो शो कर रखा है वो रेस्पिरेशन में, वो उसकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का 20% लॉस होता है रेस्पिरेशन में। बाकी जो होता है वो नॉन यूटिलाइज्ड होता है, जो कि डिकम्पोजर को मिल जाता है। फिर प्रोड्यूसर जो होते हैं उन पे प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि हमारे हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर ही करते हैं, उनसे फूड ऑब्टेन करते हैं। फिर ये अपनी बॉडी के अंदर एसिमिलेशन करते हैं। इसमें से इनकी जो एनर्जी है उसका जो 30% पार्ट होता है वो किसमें एसिमिलेटेड एनर्जी का, वो रेस्पिरेटरी में यूज़ हो जाता है, और बाकी जो उनका नॉन एसिमिलेटेड होता है जो उनके पास में होता है वो डिकम्पोजर के पास में चला जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स उन पे करते हैं। तो कार्निवोर्स जो होते हैं उनका जो एसिमिलेटेड एनर्जी होती है उसका 60% जो होता है एसिमिलेटेड एनर्जी का वो रेस्पिरेशन में लॉस हो जाता है, और बाकी नॉन एसिमिलेटेड जो होती है, यहाँ पे N है नॉन एसिमिलेटेड, NU है नॉन यूटिलाइज, मतलब जो काम में ही नहीं आई, वो सारी एनर्जी किसको मिल जाती है, डिकम्पोजर्स को मिल जाती है। और ये डिकम्पोजर्स के अंदर भी रेस्पिरेटरी लॉस होता है। ये एक फूड चेन को कंसिडर करके एनर्जी फ्लो को शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जो प्रोड्यूसर्स हो रहे हैं उसकी जो एनर्जी है उसका 20% पार्ट जो है GPP का वो रेस्पिरेशन में लॉस हो रहा है। यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी लॉस है हर लेवल पे, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर में, जो रेस्पिरेटरी लॉस है R की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 20% ऑफ GPP है, यहाँ पे एसिमिलेटेड का 30% हो गया, यहाँ पे 60% हो गया। तो ये जो पाइप एंड बॉक्स मॉडल है, इससे हम 2 चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट, कि सक्सेसिव जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, एक के बाद में जो एक ट्रॉफिक लेवल्स होंगे, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स जो होंगे उनमें एनर्जी का जो अमाउंट होगा वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। इसीलिए जो इकोसिस्टम होती है उसमें जो फूड चेन्स होती हैं वो 4 to 5 लेवल ही होती है, क्योंकि आगे उतनी एनर्जी ही नहीं बचती है कि वो बहुत लंबी चेन को क्या कर पाए, सस्टेन कर पाए। तो ये है ए जनरलाइज्ड एनर्जी फ्लो मॉडल ऑफ इकोसिस्टम, ऑडम का पाइप एंड बॉक्स मॉडल। नेक्स्ट है वाई शेप्ड और 2 चैनल मॉडल। ये भी ऑडम ने दिया था 1956 में। इसमें ये जो मॉडल है वाई शेप्ड और 2 चैनल मॉडल्स है, ये ज़्यादा रियलिस्टिक है इन कंपेरेटिव टू ऑडम पाइप एंड बॉक्स मॉडल, क्योंकि ये जो था ऑडम का पाइप एंड बॉक्स मॉडल उसमें सिर्फ एक ही फूड चेन को शो करा था, जबकि हमें पता है नेचर में ग्रेजिंग फूड चेन भी होती है एवं डेट्राइटस फूड चेन भी होती है। तो देखिए यहाँ पे जो ये एनर्जी मॉडल है इसकी जो वाई शिफ्ट है, तो वाई में 2 आर्म्स होती हैं, तो ये एक ही आर्म हो गई, एक ही आर्म होगी। तो ये एक जो आर्म होती है उसमें ग्रेजिंग फूड चेन को शो करता है, जो दूसरी आर्म होती है वो डेट्राइटस फूड चेन को शो करता है। दिस मॉडल इंडिकेट 2 फूड चेन्स, समझ में आ गया, 2 फूड चेन्स होंगी नेचर में ऑपरेट करती हैं, उनको शो करता है। और दोनों ही जो फूड चेन होती हैं, ग्रेजिंग फूड चेन एवं डेट्राइटस फूड चेन, वो एक दूसरे से कम्प्लीटली आइसोलेटेड नहीं होती हैं, नेचर में वो एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहती हैं।
इसके अलावा इस जो मॉडल है वाई शेप का, इससे हमें ये पता चलता है कि इकोसिस्टम का एक स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर है कि इकोसिस्टम में भी बहुत सारे स्तर हैं। दूसरा, ये मॉडल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों चेन को कंसिडर करता है, ग्रेजिंग फूड चेन को व डेट्राइटस फूड चेन को। थर्ड, माइक्रो कंज्यूमर और मैक्रो कंज्यूमर को भी हम इसमें डिफरेंस कर पा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा ये वाई शेप बन रहा है। यहाँ ये हमारी सनलाइट हो गई, प्लांट से सनलाइट को एब्जॉर्व करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फिर इनका जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी उसको हर्बीवोर्स लेंगे, हर्बीवोर्स को प्रेडेटर खाएंगे, तो ये हमारी ग्रेजिंग फूड चेन हो गई। दूसरी तरफ प्लांट के जो रिमेन्स होंगे वो डेट्राइटस बनाएंगे, उनको खाने वाले डेट्राइटिवोर्स होंगे, डेट्राइटिवोर्स को प्रेडेटर्स खाएंगे, और ये डेट्राइटस फूड चेन हो गई है। अब देखो कई बार क्या होता है, जो डेट्राइटस यहाँ पे देखो हर्बीवोर्स को डायरेक्टली प्रेडेटर भी खा सकते हैं और डेट्रीवोर्स को प्रेडेटर खा सकते हैं। तो ये दोनों जो चेन्स होती हैं, ग्रेजिंग फूड चेन एवं डेट्राइटर फूड चेन, इकोसिस्टम में अलग अलग नहीं होती हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो जो वाई शेप्ड मॉडल होता है, इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि ये दोनों चेन्स को इंटरकनेक्शन जो होता है इनके बीच में उसको शो करता है। दिस वाई शेप मॉडल इज़ मोर रियलिस्टिक, इसलिए ज़्यादा रियलिस्टिक भी है और प्रैक्टिकल भी है। जो पहले वाला जो मॉडल था ऑडम का, सिंगल चैनल मॉडल भी बोलते हैं ऑडम के पाइप एंड बॉक्स मॉडल। नेक्स्ट जो हमारा आता है, जो ऑडम ने दिया था, वो है यूनिवर्सल मॉडल। ये ऑडम ने 1983 में दिया था। इसको हम 2 चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल भी कहते हैं, यूनिवर्सल मॉडल को। एवं ये जो मॉडल है वो टेरेस्ट्रियल, स्थलीय व एक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों पे ही अप्लाई होता है। एक तरीके से जो यूनिवर्सल मॉडल होता है वो कोई भी लिविंग कंपोनेंट होगा, जैसे वो कुछ भी हो सकता है, प्लांट, एनिमल, सब लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब पे एप्लीकेबल होता है यूनिवर्सल मॉडल। यूनिवर्सल मॉडल को समझने में आपको ये पहले डायग्राम में समझा देती हूँ। यूनिवर्सल जो मॉडल होता है, इसमें आपको ये दिख रहे हैं बॉक्सेस। ये जो बॉक्सेस होती हैं वो शो करते हैं बायोमास को। इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सल मॉडल में कि इसके अंदर बॉक्स भी बायोमास रिप्रेजेंट किया गया है। टोटल एनर्जी इनपुट कितना होगा उसको आई से इंडिकेट करते हैं। कोई भी फूड लेगा, इंजेक्शन करेगा, वो आई हो गया। उसके बाद में उस फूड को वो एसिमुलेट करेगा, उसका एसिमुलेशन होगा। एसिमुलेशन के बाद में होने के बाद में उससे प्रोडक्शन होगा, उसके बाद में ग्रोथ होगी। तो यूनिवर्सल जो मॉडल होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है। इसको ऑडम ने 1966 में दिया था। यहाँ एक चौकोर डिब्बा जो है वो जैव भार को प्रदर्शित करता है। इन सजीवों का जो ऊर्जा मात्रा होगी, वो ऊर्जा मात्रा है, वो इंजेक्शन, वो आई प्राप्त होती है। यहाँ पौधों के लिए इंजेक्शन जो होगी, एनर्जी होगी, वो पौधों के लिए तो क्या हो जाएगी, सूर्य हो जाएगी, ठीक है। और जो डेट्राइवोरस हो रहेंगे उनके लिए क्या हो जाएगी, डेट्राइटस हो जाएगा। फिर इस एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो आई है, उसको पचाने के बाद में जो ऊर्जा मिलेगी वो एसिमुलेशन एनर्जी होगी, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए ऊर्जा प्राप्त होती है, वह इस प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग हमारा किस में काम आ जाता है, श्वसन में काम आ जाता है, रेस्पिरेशन में काम हो जाता है, व्यय हो जाता है। उसके बाद में जो बची हुई ऊर्जा होती है वो किस में काम आती है, प्रोडक्शन में, यानी कि कार्बनिक पदार्थ निर्मित करने के काम आती है, जिनके द्वारा सजीवों के ऊतक एवं अंगों का निर्माण होता है उस ऊर्जा से। यही नहीं, इस ऊर्जा का एसिमुलेशन एनर्जी का जो कुछ भाग होता है वो स्टोर भी होता है। कुछ भाग प्रोडक्शन में काम आता है और एसिमुलेशन ऊर्जा का कुछ भाग स्टोर होता है। जैसे प्लांट्स जो होते हैं, ट्यूबर्स जो होती हैं, उनमें भोजन स्टोर रहता है, और जो एनिमल्स होते हैं उसमें जो एसिमुलेटेड एनर्जी होती है वो स्टोर होती है फैट के रूप में। उसके अलावा ऊर्जा की कुछ मात्रा जो होती है वो ई एक्सक्रेटेड एनर्जी होती है, जो जीवों द्वारा उत्सर्जन में निकालती जाती है। एवं जो बचा हुआ भाग होता है इसके बाद में वो किस में काम आता है, ग्रोथ में काम आता है, जीवों की वृद्धि द्वारा बायोमास बढ़ाने के लिए काम में आता है। तो ये वाला जो डायग्राम है वो एनर्जी फ्लो बताया है एक ट्रॉफिक लेवल में। थैंक यू सो मच।